नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देती हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है कि नॉन डेमोक्रेटिक, और इसी को कंपेयर करते हुए इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, इफ़ डेमोक्रेसीज आर expected to produce good government, then it is fair to expect that they would also produce the development। यानी कि बात यहाँ कहा जा रहा है कि अगर डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट हमें दे, तो ये भी फेयर नहीं है कि उनसे हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो लोग डेवलपमेंट प्रोड्यूस करें, यानी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं और कंट्री में डेवलपमेंट करने का काम करें। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस। यानी कि आंकड़ों में हमें ये देखने को मिलता है, एविडेंसेस में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है बट वहाँ पर वो लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल पाकिस्तान का ले सकते हैं हम लोग। पाकिस्तान में हालांकि डेमोक्रेसी भी वहाँ पर नहीं है, इसलिए बांग्लादेश का लेते हैं। बांग्लादेश में हमें क्या देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है, लेकिन क्या वहाँ पर उतने ही अच्छे से डेवलपमेंट हो पा रहा है लोगों का। तो इन बातों को हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू consider all democracies and if you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 to 2000, dictatorship have slightly higher rate of the economic growth। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को और एक डिक्टेटरशिप की कंट्री, तो यहाँ और कहाँ कितने साल का, तो 50 ईयर का हम लोगों को कंपेयर करना है पिछले 50 सालों में, 1950 से लेकर के और 2000। तो वहाँ हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा हायर रेट्स दिखाई देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। यानी कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी हुई है एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक कंट्री। द inability of democracy to achieve higher economic development worries us। तो क्या इससे जो डेवलपमेंट जहाँ पर नहीं हो पाया है डेमोक्रेसी में, तो क्या इससे हमें वरी होना चाहिए, यानी क्या इसके बारे में चिंता करना चाहिए हमें। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स। यानी कि यहाँ से हमें समझ में आता है कि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनका हायर डेवलपमेंट रेट है और डेमोक्रेसीज का उनके कंपैरिजन में लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसकी वजह से सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको मना कर दें कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। जैसे ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला होता है कंट्री के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो है वो कंट्री के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन के अलावा साइज़ पर डिपेंड करता है। साइज़ के बाद ग्लोबल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन चल रहा है। जैसे अभी के टाइम पर रसिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो ऐसा जो है सिचुएशन, ये सही सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कम होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, तो कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, यानी कि बाकी कंट्रीज़ आपके साथ किस तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं, कितने दोस्त हैं आपके, कितने दोस्त नहीं हैं, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है
कि किस तरीके से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हाउ एवर द डिफरेंसेज इन द रेट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज़ नेग्लिजिबल। यानी कि इस तरीके से जब हम लोग बात करें कि किस तरीके से डिफरेंस निकाला जा रहा है कि एक डिक्टेटरशिप में और एक डेमोक्रेसीज में, तो डेमोक्रेसीज जो है वो इसमें थोड़ा सा कम रहती है, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि कम कंट्री जो हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया यहाँ पर। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट द डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ ला देने से किसी कंट्री में, सिर्फ डेमोक्रेसी ला देने से, सिर्फ डेमोक्रेसी ला देने से ये गारंटी नहीं हो जाता है कि वहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा वहाँ पर? बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड द डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। यानी कि भले ही उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी के से। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कि वो कम से कम जो डिक्टेटरशिप है उनसे पीछे ना रहे, उनसे कम से कम आगे चलने का काम करे। व्हेन वी फाइंड such significant differences in rates of the economic growth between the countries under the dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। यानी कि सिर्फ अगर हम लोगों को कल को कंपेयर करना होगा कि चूज़ करना होगा कि एक डेमोक्रेसी को ले या फिर वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, तो हम लोग हमेशा किसको चूज़ करेंगे? तो डेमोक्रेसी को ही चूज़ करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर हायर डेवलपमेंट ग्रोथ है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर हम लोग डिक्टेटरशिप लगा दें, जैसा कि अभी के टाइम पर चाइना में है। चाइना इज़ स्लाइटली मोर डेवलप्ड देन इंडिया, बट वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर एक ही रूल है, एक ही पार्टी है। वहाँ पर जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और सिंगल पार्टी सिस्टम जो होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक होता है, नॉन डेमोक्रेटिक होता है। वहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद इतनी अच्छी नहीं रहती है। अब यहाँ NCERT का ये कार्टून देखेंगे तो यहाँ समझ में आया है कि यहाँ पर किस तरीके से एक ही कंट्री के अंडर में, पूरी की पूरी एक ही कंट्री के अंडर में रिच लोगों को दिखाया गया है, मिडिल क्लास को दिखाया गया है और पुअर क्लास को दिखाया गया है कि किस तरीके से रिच लोग भी रह रहे हैं इसी में, मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं और पुअर पीपल भी रह रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेम्स 2000 to 2006 का बताया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप लोग के लिए पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे इसको आप लोग इसमें, लेकिन यहाँ पर जो टेबल है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ बताया गया है रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ 1950 2000, यानी कि 1950 से 2000 के बीच में यहाँ बताया गया है किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, किसी एक कंट्री के अंदर किस रेट से ग्रोथ हुआ है। तो अगर सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को अगर हम लोग ले लें और उनका एवरेज निकालें तो उनका ग्रोथ रेट जो रहा है वो 3.95 का रहा है। लेकिन अगर यहीं हम लोग कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप जिन कंट्रीज़ में है तो उनका जो है वो रेट ज़्यादा रहा है, यानी 4.42 का रहा है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कि पुअर कंट्रीज़ अंडर द डिक्टेटरशिप, यानी कि वैसी गरीब कंट्रीज़ जो जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर शासन है किसी एक राजा का या फिर किसी एक तानाशाह का शासन है, तो वहाँ पर 4.34 रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें डेमोक्रेसी की, जहाँ पर गरीबी है, तो वहाँ पर 4.28 रहा है। यानी कि स्लाइटली अगर देखेंगे हम लोग तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी कर रही हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो कम अच्छा कर पा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चूज़ कर लेंगे उनको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ये लोग किस तरीके से जो समाज में इनइक्वालिटी है और गरीबी है, असमानता है जो लोगों के बीच में, अब वो असमानता जो है वो इकोनॉमिक तौर पे भी हो सकता है। जैसे
इकोनॉमिक तौर पे किस तरीके से? इकोनॉमिक तौर पर इस तरीके से हो सकता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, बहुत ही ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ही ज़्यादा रिच है और कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर है सेम कंट्री में। तो ये क्या हो जाता है? इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, परहैप्स मोर देन द डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। यानी कि कैसा भी सिचुएशन हो, लेकिन हम डेमोक्रेसी से ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, इसको कम से कम करें। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव अ इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री विल हैव द शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक कंट्री जो है वो बहुत ही अच्छा करने लगता है, अच्छे से अचीव कर देता है। जैसे यूएसए को हम लोग लेते हैं। यूएसए जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, यानी कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे। तो यहाँ के लोग यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इनसे ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि जो डिफरेंसेस है रिच और पुअर पीपल के बीच में, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इनके बीच में डिफरेंसेस जो है बहुत ही कम होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो वेल्थ ये लोग जनरेट कर रहे हैं, इस वेल्थ को क्या करना चाहिए? तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इक्वल वे में, इक्वल वे में। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कम मिल रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज ए कंपेंड बाई द इंक्रीज इन इनइक्वालिटी अमॉन्ग द पीपुल। तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जब होता है डेमोक्रेसी में, आगे बढ़ता है जब कंट्री, जब वहाँ पर और ज़्यादा पैसे आने लगती है, जीडीपी बढ़ने लगती है, तो क्या वहाँ पर जीडीपी बढ़ने के साथ साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ती है? यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो क्या इसके साथ साथ इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है? क्या ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस बात को पूछने की कोशिश किया जा रहा है। और डू द डेमोक्रेसीज लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी? या फिर ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इसको बराबर यानी इक्वल भागों में सबके लिए बांट दिया जाता है। बांट दिया जाए इन सेंस कि सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी का क्या कर लेते हैं? फ़ायदा उठाते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया। नीचे आएंगे तो ये कार्टून दिखाया गया है जिसमें वॉइस ऑफ द पुअर। देखो पुअर है, कैसे पता चल रहा है? तो फटा हुआ कपड़ा पहना है, यानी गरीब आदमी है। और गरीब आदमी होने के साथ साथ क्या किया गया है? तो इसके मुंह को यहाँ पर देखोगे सील दिया गया। तो क्या ऐसा होता है डेमोक्रेसी में कि गरीबों की आवाज़ नहीं निकल पाती है? गरीब जो होते हैं वो अपने बातों को उतनी अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं या फिर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसीज कैसी होनी चाहिए? बेस होनी चाहिए पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले, क्या सभी को इलेक्शन लड़ने के लिए बाध्य है? यानी कोई भी कभी भी इलेक्शन लड़ सकता है, क्या ऐसा है? क्या वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है? क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल कि एवरी पर्सन एबव 18 ईयर्स, यानी 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, ये मैटर नहीं करता है। क्या सभी लोग वोट करते हैं? और वोट करना ही सिर्फ नहीं है, क्या वोट करने के साथ साथ वन वोट नहीं, क्या यहाँ पर 1 पर्सन और 1 वोट वहाँ पर है? 1 पर्सन 1 वोट, यानी सभी का जो वोट है
वो सेम माना जाता है कि नहीं माना जाता है, ये बात है। अगर आगे बात करें हम लोग, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, यानी सेम बात है कि 1 पर्सन 1 वोट, और क्या सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरीना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड द ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी कि जब तक से ये चीज़ें नहीं रहेंगी कि सभी लोगों को बराबर का हक नहीं मिलेगा, तब तक से इनइक्वालिटी जो है वो वैसी ही रहेगी, कभी भी सही नहीं होगी। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इकोनॉम इंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शन शेयर ऑफ द वेल्थ एंड इनकम, कि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्थ लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं जैसे कि रिच पीपल हैं, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि सिर्फ 2% लोग हैं जो हाईली रिच पीपल हैं, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा लगभग 80% वेल्थ लेकर के वेल्थ इनके पास है, यानी सिर्फ 2% लोग हैं जिनके पास 80% का वेल्थ है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। नॉट ओनली डैट देयर शेयर इन द टोटल income of the country has been increasing, those at the bottom of the society have very little to depend upon, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनके ही वेल्थ को बढ़ते जा रहा है, इससे ये भी होता है कि जो पुअर पीपल मतलब जो बाकी के 80% जो बच गए, उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज बचते हैं या फिर बहुत ही कम जो होता है वो वेल्थ होता है। देयर इनकम हैव बीन declining, sometimes they find the difficult to meet their basic needs of life such as the food, clothing, house, education and health, यानी क्या होता है कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उनको कई बार उतने भी रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, उतने भी ये लोग पैसे नहीं कर पाते हैं जिससे ये लोग क्या कर सके, तो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। जैसे बेसिक नीड्स में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि लाइफ को जीने के लिए खाना चाहिए, क्लोथिंग यानी कपड़ा चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, एजुकेशन चाहिए पढ़ने के लिए, और हेल्थ चाहिए यानी कि हॉस्पिटल्स होनी चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से जा कर के इलाज करा सकें। इन एक्चुअल लाइफ democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसीज़ में ये देखने को मिलता है कि जो इनइक्वालिटी होता है वो अच्छे से इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पाते हैं। इनइक्वालिटी जो होता है वो बढ़ते ही जाता है, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल, यानी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं इनइक्वालिटी को हटाने में। इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया। द पुअर कंटिन्यू अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ओवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, यानी कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स में कि किस तरीके से इंडिया में जो पुअर पीपल हैं उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है, यानी वो लोग मोर हैं, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोग नहीं चाहती हैं कि इनका क्या किया जाए, इनके वोट को, इनके जो वोट हैं उनको गवाया जाए, उनको गवाना नहीं चाहती है। येट डेमोक्रेटिकली elected government do not appear to be as keen to address the question of the poverty as you would be expect to them। तो ऐसा होना चाहिए ना, मान लीजिए कि गरीबों से उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पुअर पीपल से उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा वोट्स मिल रहा है, सॉरी। तो जब पुअर लोग से ज़्यादा वोट मिल रहा है तो उनको ऐसा करना चाहिए कि इस गरीबी को ख़त्म करना चाहिए, उन गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में हमें ये देखने को मिलता है कि लोग उनके लिए भी काम नहीं करते हैं। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन द सम अदर कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ को लिया जाए तो वहाँ पर सिचुएशन और भी बहुत ही ख़राब है, जैसे कि साउथ अफ्रीकन कंट्री को लिया जाए, को लिया जाए तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पर भी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इन बांग्लादेश
more than half of its population lives in the poverty. People in the several countries, poor countries, are now dependent upon the rich countries even for food supplies. यानी कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का। बांग्लादेश, शेख हसीना थी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, उनको हटा दिया। तो क्या देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, मोर देन हाफ पीपल जो हैं वो कैसे हैं, तो वो लोग पॉवर्टी लाइन में, यानी वो लोग गरीब हैं, पुअर पीपल। तो लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, तो यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ये देखने को मिलता है कि वो लोग अच्छे से नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारी तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो अपने रोज़ के फूड सप्लाई के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होती हैं, उनसे मांग करती हैं या फिर उनसे ख़रीद करके लाती हैं, उनके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, उसी कार्टून को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया भाई? तो यहाँ ये दिखाया गया है कि ये रिच पीपल है, रिच लोग हैं। अब ये इनकी संख्या कितनी है? तो बस 2% लोग हैं रिच पीपल, लेकिन इनके पास पूरा का पूरा पिज़्ज़ा का स्लाइस रखा हुआ है वर्ल्ड में। और ये जो है वो कौन है भाई? तो ये लोग पुअर पीपल हैं जो कि 50% है, लेकिन इनके पास कितना है रिसोर्स? तो सिर्फ एक स्लाइस है। स्लाइस जो है ये रिसोर्सेज को दिखाया है या फिर वेल्थ को दिखाया है। रिसोर्सेज या फिर वेल्थ भी समझ सकते हैं हम लोग, वेल्थ भी समझ सकते हैं। इस तरीके से इनके बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं। इसी चीज़ को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। आगे अब हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सामाजिक भिन्नता है, समाज में जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर विभिन्नता है या फिर कास्ट के तौर पे आए या फिर जेंडर के तौर पे आए, ये सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो इस डाइवर्सिटीज़ में किस तरीके से लोग एकोमोडेट कर पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं और किस तरीके से लेकर के आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। द डेमोक्रेसीज लीड टू द पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ एमोंग द सिटीजन। यानी डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है कि शांतिपूर्वक बिल्कुल संभावना से लोग जो हैं वो रह रहे हैं आपस में और जी रहे हैं। इट विल बी फेयर टू एक्सपेक्टेशंस दैट द डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। यानी कि डेमोक्रेसी में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई? तो यहाँ पर एक शांतिपूर्ण जीवन होना चाहिए, शांतिपूर्ण और संभावना के साथ सोशल लाइफ जो होनी चाहिए वो जीनी चाहिए। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। यानी प्रीवियस पहले के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है। तो सोशल डिविजन्स को कम करने के लिए, जैसे कि सोशल डिवीज़न क्या पढ़े थे हम लोग? तो जैसे हम लोग पढ़े थे वीमेंस के लिए, वुमेन को किस तरीके से सोशल डिवीज़न पे, यानी कि इनको भी आगे लाने के लिए इनको पंचायती राज में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, 1/3 सीट को रिजर्व किया गया। वन थर्ड सीट्स को रिजर्व किया गया, तो ये क्यों किया गया है? ताकि जो डिस्पैरिटी है जेंडर के तौर पर, इसको कम किया सके। तो इसी तरीके से इट विल बी फेयर टू एक्सपेक्टेशंस दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। यानी कि ये एक्सपेक्टेशन करना कि जो डेमोक्रेसी है वो शांतिपूर्वक जीवन को एकोमोडेट करे, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। नेक्स्ट, वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड differences among the ethnic population. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming the explosive or violent. यानी कि हम लोग पढ़े थे बेल्जियम में हम लोग क्या देखे थे? तो जब
फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में देखे थे। तो बेल्जियम में अलग अलग इथनिसिटी के लोग थे, अलग अलग इथनिक पॉपुलेशन थी, लेकिन वो लोग लड़ाई करने के बजाय क्या करते हैं कि वो लोग 3 तरीके की गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर देते हैं। एक जो पूरे बेल्जियम के लिए गवर्नमेंट थी, एक जो ब्रुसेल्स के लिए यानी वहाँ की कैपिटल के लिए गवर्नमेंट थी, और तीसरी जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो सकता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए और डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करते हुए और एक साथ जीने का काम करते हैं। No society can fully and permanently resolve conflict among the different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve the mechanism to negotiate the differences. यानी ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, कि वहाँ पर 100% जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, उसको ख़त्म किया सके। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि ऐसे मैकेनिज़्म बनाने चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना चाहिए ताकि हम लोग इन डिफरेंसेस को नेगोशिएट कर सकें, यानी इनको कम कर सकें और आपस में साझेदारी को बढ़ा सकें और आगे बढ़ सकें। जीवन में हमेशा पीछे रहने ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सिचुएटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, यानी कि डेमोक्रेसी ये सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी में, जहाँ पर ये क्या किया सकता है कि इन चीज़ों को कम किया सकता है। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटीज़ होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, उसको डेमोक्रेसी जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी किस तरीके से डील करती है, यानी उनको काम करने का काम करती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? क्या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी सेम तरीके से करती है? क्या वहाँ पर भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती है? तो इन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ऑफ्टन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और suppress the internal social differences, ability to handle the social differences, divisions and conflicts is such a definite plus point of democratic regimes। यानी कि हमें ये देखने को मिलता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, तो उनको सप्रेस करने का कोशिश किया जाता है, यानी उनको दबाने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे चाइना में उइगर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो वो लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटेस्ट को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं और इसको आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। इस तरीके का काम देखने को मिलता है। लेकिन क्या डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है? तो नहीं होता है। इसको काम किया जाता है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, बट द एग्जाम्पल ऑफ द श्रीलंका रिमाइंड्स दैट द डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम्स। यानी कि श्रीलंका का हम लोग जब एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन काम करेंगे अगर हम लोग तो उसके तरफ जो है वो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। जैसे हम लोग श्रीलंका में क्या देखे थे? श्रीलंका में देखे थे कि किस तरीके से वहाँ पर लिंग्विस्टिक बेस्ड पर लोग बटे हुए थे। किस में? तो सिंगला बोलने वाले लोग कुछ लोग थे और कुछ लोग जो थे वो तमिल बोलने वाले लोग थे, और इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इसको किस तरीके से उनके बीच में जो सिविल वॉर बन जाता है और फिर वहाँ पर बहुत ही खून खराबा होता है। तो इन चीज़ों को डेमोक्रेसी ही क्या कर सकती है? तो इसको काम कर सकती है आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को साथ लाने के लिए। आगे चले हम लोग। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और तब आगे बढ़ना है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। यानी क्या कहा जा रहा है कि एक डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है, जो मेजॉरिटी चाहती है, सिर्फ उसी चीज़ों को लागू किया जाए। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क with the minority so that the government
फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, यानी कि मेजॉरिटी को क्या करना चाहिए, मेजॉरिटी को क्या करना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ मिल करके, दोनों को साथ में जोड़ करके, और तब क्या करना चाहिए, कंट्री को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए डेमोक्रेसी में। क्यों भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, यानी उनके जो ओपिनियन होते हैं, जो उनकी भावनाएं होती हैं, वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है, यानी हमेशा के लिए नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए आप लोग 10 फ्रेंड्स हैं और घूमने जाने का प्लान होता है, जिनमें से 8 लोग कहते हैं कि हम लोग गोवा घूमने जाएंगे, और 2 लोग कहते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? आसाम लिख देते हैं, आसाम घूमने जाएंगे। यानी कि 8 लोग कहते हैं कि हम लोग बीच पर घूमने जाएंगे, और 2 लोग कहते हैं कि हम लोग माउंटेन्स में घूमने जाएंगे। तो यहाँ कौन मेजॉरिटी में है? तो यहाँ पर जो ये 8 लोग हैं ये मेजॉरिटी में है, और ये 2 लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, ठीक। लेकिन अब नेक्स्ट बात किया जाए कि मान लीजिए 8 लोग गोवा हैं, तो ये फैसला हो गया कि हम लोग जाएंगे कहाँ पर घूमने के लिए, तो गोवा जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चाहती है कि गोवा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि गोवा जाने के लिए हम लोग कैसे जाएं? ट्रेन से जाना प्रीफर करें या फिर हम लोग प्लेन से जाना प्रीफर करें? बात आ जाएगी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे जो 8 लोग थे वो सब ट्रेन में आ जाएंगे और 2 लोग जो थे वो प्लेन में आ जाएंगे, ये सही नहीं है। तो क्या होगा? तो इन 8 लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो इस तरफ भी आ सकते हैं, यानी कि 8 लोगों में से 6 लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्लेन में जाएंगे, और 4 लोग कह सकते हैं कि हम लोग ट्रेन में जाएंगे। यानी कि जो ये मेजॉरिटी लोग थे और जो माइनॉरिटी लोग थे, इन लोगों का जो ओपिनियन था वो इस बार जब कोई दूसरा पक्ष लाया गया तो इसमें इनका बदल जाता है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ओपिनियंस होते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसलिए लोगों को साथ मिल करके, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहिए और डेमोक्रेसी में काम करना चाहिए। अगर आगे बढ़े हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या बताया जा रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। यानी नेक्स्ट बात क्या समझाया जा रहा है? नेक्स्ट बात ये समझाया जा रहा है कि यहाँ बात हो गई कि मेजॉरिटी से काम होना चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी 8 गोवा वाले लोग थे तो मेजॉरिटी हम लोग गोवा जाएंगे। फिर यहाँ पर मेजॉरिटी लोग कह रहे थे प्लेन से जाएंगे, तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो प्लेन से जाएंगे। तो ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है वो किसके बेसिस पर होना चाहिए? तो ये ओपिनियंस के बेसिस पर होना चाहिए, यानी कि जो काम किया जा रहा है उसके बेसिस पर होना चाहिए, ना कि ये रिलीजियस बेसिस पर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू लोग कह रहे हैं कि ये काम होगा तो वहीं काम होगा, या फिर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये काम होगा तो यहीं काम होगा। ये क्या हो गया? ये हो गया रिलीजियस बेस। तो रिलीजियस बेस पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसा ना हो कि हिंदी बोलने वाले लोग कितने होंगे या फिर तमिल बोलने वाले लोग कितने होंगे, इस तरीके से ये लिंग्विस्टिक बेस हो जाएगा, यानी लैंग्वेज के बेस पर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो ना ही लिंग्विस्टिक बेस पर होना चाहिए और ना ही रिलीजियस बेस पर होना चाहिए, ना ही रेस पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होंगी इनसे गड़बड़ हो सकता है। रूल बाय द मेजॉरिटी मीन्स डैट इन द केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन द केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप मे कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। यानी कि यहाँ ये समझा जा रहा है कि ये कभी भी जो मेजॉरिटी है वो कभी भी फिक्स नहीं होनी चाहिए। फिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों फिक्स नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर फिक्स रहेगा तो वो बार बार सेम काम को मांग करेंगे और सेम चीज़ों की बात करेंगे। तो ये कभी भी फिक्स नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग अ मेजॉरिटी एट सम पॉइंट। यानी डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रह जाती है जब तक हर माइनॉरिटी में जो आज व्यक्ति है वो कल को मेजॉरिटी में आ सके। मेजॉरिटी में कैसे? तो अपने ओपिनियन के बेस पर मेजॉरिटी में आ सके। आज इस कोई फैसला लिया जा रहा है
तो हो सकता है उस फैसले में इसको ये काम ना करने हो तो माइनॉरिटी में होगा, लेकिन कल को जब कोई दूसरा फैसला लेना होगा तो वहाँ पर वो हो सकता है कि मेजॉरिटी में आ जाएगी, यानी उस फैसले के साथ वो इंक्लाइन कर सके, उसके साथ आगे बढ़ सके, तभी डेमोक्रेसी जो होती है वो एक सक्सेसफुल हो पाती है। ऑफ टाइम अगर आगे बढ़े हम लोग, इफ सम इज वेयर्ड फ्रॉम द बीइंग इन द मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीज टू बी एकोमोडेटिव फॉर द पर्सन और ग्रुप। यानी कि अगर जो मेजॉरिटी है वो बर्थ के बेसिस पर नहीं रहेगी, यानी कि जन्म के आधार पर नहीं रहेगी कि सिर्फ एक यहाँ पर पैदा हुए हैं तो ऐसे ही होंगे, यानी कि हम लोग अगर नॉर्थ में पैदा हुए हैं तो हिंदी ही बोलेंगे, साउथ में पैदा हुए हैं तो तमिल या फिर कन्नड़ लैंग्वेज ही बोलेंगे, तो इसके बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, तो सफल हो सकता है डेमोक्रेसी और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लोग एकोमोडेटिव होनी चाहिए, यानी कि आज कुछ और है तो कल को एकोमोडेशन होना चाहिए, यानी कि शिफ्ट होनी चाहिए अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ते रहना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डिग्निटी यानी बात किया जा रहा है संप्रभुता की, सभी लोगों का अपने अपने सम्मान की, और फ्रीडम मतलब बात किया जा रहा है आज़ादी की। किस तरीके से डिग्निटी होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए सिटीजन्स का डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी stands much superior to any other form of government in promoting the dignity and freedom to the individuals। यानी कि चाहे दुनिया में कोई और भी ऑटोक्रेटिक कंट्री हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, इन सब से लाख गुना अच्छा है कौन? डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा ये चीज़ें तो फिक्स रहती हैं कि हर एक व्यक्ति के संप्रभुता को आगे बढ़ाया जाएगा, सम्मान को आगे बढ़ाया जाएगा और उन्हें फ्रीडम दिया जाएगा, उन्हें आज़ादी से काम करने का मौका दिया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले और सभी लोग आज़ादी से रहना चाहते हैं। ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज among the individuals because some feels that they are not treated with due respect। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों होती हैं समाज के बीच में? क्योंकि कुछ समाज के लोग ये ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ जो है वो रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं हुई है, हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया गया है। इसलिए द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो लोगों के अंदर अपने रिस्पेक्ट पाने की भावना है और आज़ादी यानी फ्रीडम से रहने की भावना है, यही भावनाएं जो हैं वो डेमोक्रेसी की सबसे फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जो कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एट लीस्ट इन द प्रिंसिपल। यानी कि डेमोक्रेसीज हमेशा अपने प्रिंसिपल में, हमेशा अपने सिद्धांतों में इस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते आई है कि लोगों को दो चीज़ें तो लोगों के पास मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो सबको अपना अपना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और साथ ही साथ में फ्रीडम भी सबके पास होनी चाहिए। फ्रीडम मतलब जैसे मान लीजिए आप पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होना चाहिए। और आप क्या करना चाहते हैं, कल को अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, इधर उधर कोई और काम करना चाहिए, तो इसके लिए फ्रीडम होनी चाहिए। ये चीज़ें डेमोक्रेसी में सभी का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये प्रिंसिपल होती है कि इतना काम तो होना ही चाहिए। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। यानी इस चीज़ को अचीव किया सकता है बहुत सारे अलग अलग पैमानों में और अलग अलग डेमोक्रेसीज में। फॉर सोसाइटीज़ विच have been built for a long on the basis of the subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। यानी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर
जिसका जो बनने का शुरुआत हुआ है सोसाइटी का, वहाँ पर हमेशा डोमिनेशन का ही रहा है, यानी हमेशा एक जात दूसरे जात से ऊपर दिखाता है अपने आप को, हर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अपने आप को सुपीरियर मानता है। तो ऐसे सोसाइटी में ये आसान नहीं होता है कि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल ला करके दर्जा दे दिया जाए और सबको साथ में लेकर के खड़ा किया जाए। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन, जैसे वीमेन की ही बात करते हैं। सोसाइटी में हमेशा जब से वीमेंस जो हैं वो हैं सोसाइटी में, मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही हमेशा वीमेंस को क्या किया गया है, तो हमेशा उनको मेन को डोमिनेंट माना गया है, यानी कि हमेशा मेन आगे बढ़े हैं काम करने में और महिलाएं घर में रही हैं। लेकिन आज के टाइम पर जब हम लोग देखते हैं तो वीमेंस के संप्रभुता को लाने के लिए, यानी उनको सफल बनाने के लिए बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के द्वारा कदम उठाए गए हैं और उसके खिलाफ वो लोग आगे चल रहे हैं। मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी बहुत ही लंबे टाइम तक और अभी भी पूरे दुनिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, यानी मेल ही वर्चस्व ज़्यादा रहा है। लॉन्ग स्ट्रगल बाय द वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट द रिस्पेक्ट टू द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द वीमेन, यानी कि औरतों को बराबरी पर लाने के लिए, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है पूरे दुनिया में। जैसे कि हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पर फ्रेंच में भी हम लोग देखे थे, फ्रांस में या फिर यूरोप में भी हम लोग देखे थे कि यूरोप में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वहाँ पर डेवलपमेंट आई थी, वहाँ पर आगे बढ़ रहे थे लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन बहुत ही लास्ट टाइम तक वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो वोटिंग राइट्स को भी लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वो लोग बहुत सारा लड़ाई लड़ना पड़ता है उनको, तब जा कर के उनको वोटिंग राइट्स मिल पाता है। तो इस तरीके से वीमेन को अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए ये सब काम करना पड़ा है। आगे बढ़े हम लोग। नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेसी सोसाइटी, यानी सोसाइटी में वीमेंस आगे बढ़ने के लिए काम करें। That does not mean that the women are actually always treated with respect, यानी आज के टाइम में उनको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हिस्टोरिकली जो है वो पुराने टाइम से ही वो उनको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, इट इज़ बिकम ईजियर फॉर द वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली और मोरली, यानी कि अब प्रिंसिपल जब, यानी कि कोई भी चीज़ें जब सिद्धांत बन जाती हैं तो वो क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि वीमेंस इक्वल होती हैं तो इक्वल वेजेस मिलना चाहिए उनको। तो अगर मान लीजिए कोई आपको इक्वल वेजेस नहीं दे रहा है, यानी कि एक कंपनी में काम करने जाते हैं जहाँ पर मेन को सैलरी मिल रहा है 50,000 और सेम काम करने के लिए वीमेन को सैलरी मिल रहा है 40,000 या फिर और कम मिल रहा है, और सेम पोस्ट पर है, सेम सब कुछ है। तो ऐसे में वीमेन क्या कर सकती है, तो वीमेन लीगली बैटल लड़ सकती है, यानी कोर्ट में जा सकती है, अलग अलग उसके ऊपर मुकदमा कर सकती है, FIR कर सकती है, और उसको क्या करना पड़ेगा, तो ये काम करना पड़ेगा सेम टू सेम। तो ये कैसे आया है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इसको डिग्निटी के तौर पर लाया गया है। इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सेट अप द अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there, यानी कि जब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर इस तरीके से उतना अच्छा वीमेंस के लिए काम नहीं किया गया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया। जैसे वीमेंस को देखेंगे हम लोग कि पार्लियामेंट में भी रूल पास कर दिया गया है। क्या रूल पास किया गया है कि 1/3 सीट जो होगा वो रिज़र्व होगा, जो कि जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा डिलिमिटेशन के बाद तो इसको लागू कर दिया जाएगा और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये काम किया जा रहा है कहाँ पर,
तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किया जा रहा है, यानी हम लोग के कंट्री में ये काम किया जा रहा है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी। तो अभी तक हम लोग बात किए हैं जेंडर इनइक्वालिटी की, अभी तक हम लोग बात किए हैं जेंडर इन इक्वालिटी की। अब हम लोग बात करेंगे कास्ट इनइक्वालिटी की। कास्ट इनइक्वालिटी यानी कि कास्ट के तौर पर लोगों को उच्च नीच का भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर द इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो ये एक तरीके का डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पिछले वर्ग के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको जो जो डिसएडवांटेजेस होती थी, उनके खिलाफ जो जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोग जो उनको दबाने की कोशिश करते थे, उसको कम करने के लिए और इक्वल स्टेटस लाने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 17 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्या, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत का भेदभाव था, जो अनटचेबिलिटी था, उसको ख़त्म किया गया है, एबॉलिश किया गया है। देयर आर इंस्टेंसेज स्टिल द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड द एट्रोसिटीज़, बट दिस लैक ऑफ द मोरल एंड द लीगल फाउंडेशंस परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन that makes ordinary citizen value their democratic rights। यानी कि इतना कुछ करने के बाद भी आज के टाइम पर भी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ इनइक्वालिटी किया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है, एट्रोसिटीज़ की जाती हैं, अत्याचार किया जाता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का लैकनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये जो लोगों के अंदर मोरल वैल्यू है और जो लीगल फाउंडेशन है उसकी वजह से हो रहा है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, तो लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए, सिटीज़न को ये काम करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, अपनी जो अपेक्षाएं होती हैं डेमोक्रेसी में, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से लोगों उन्हीं चीज़ों को क्राइटेरिया मान करके और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करना चाहिए और उनको आगे समझना चाहिए। आगे चलते हैं तो आगे हमें देखने को मिलता है व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट द डेमोक्रेसी इज़ that its examining never get over, examination never get over। यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बड़ी बात हमें ये समझ में आती है कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ामिनेशन का मतलब कि जो काम करने की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, वो कभी भी ओवर नहीं होते हैं। एक काम ख़त्म होता है तो लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में ये दूसरा काम भी हो जाए, ये तीसरा काम भी हो जाए, ये चौथा काम भी हो जाए। इसलिए जैसे मान लो लोग सोचते हैं कि पहले नाली बन जाए, फिर नाली बन जाता है तो सोचते हैं कि रोड भी बन जाए, फिर रोड बन जाता है तो लोग सोचते हैं कि कोई और चीज़ बनाने के लिए कोई और चीज़ है, यानी और भी सोसाइटी में चीज़ों के लिए लोग मांग करते ही रहते हैं। एज डेमोक्रेसी पासेज वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेज अनदर टेस्ट। As the people get some benefit of the democracy, they ask for more and want to make democracy even better। यानी कि लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें एक बेनिफिट मिल जाता है तो वो ऐसा नहीं होता कि बैठ जाते हैं इसको लेकर कि हाँ भाई ये काम हो गया बहुत अच्छा, नहीं, जब एक बेनिफिट मिल जाता है तो फिर ये अनदर चीज़ों के लिए मांग करने लगते हैं, दूसरे बेनिफिट के लिए मांग करते हैं। और इससे डेमोक्रेसी जो होती है, इससे डेमोक्रेसी और भी अच्छी होती है, यानी कि
बेटर होती जाती है, यही डेमोक्रेसी का मतलब होता है। That is why when we ask people about way democracy function, they will always come up with some expectations and many complaints। इसीलिए जब भी हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो जब लोगों से बात करोगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, तो हमेशा अपने मोर एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे, यानी अपनी नई नई एक्सपेक्टेशंस, यानी कि क्या वो चाहते हैं डेमोक्रेसी से, नेताओं से क्या चाहते हैं, इन बातों को लेकर के आएंगे। और इसके साथ ही साथ में बहुत सारे कंप्लेंट्स भी लेकर के आएंगे। कंप्लेंट्स क्या, तो जैसे पिछले बार हम ये रोड बनाना चाहते थे लेकिन इस बार तक रोड नहीं बना, या फिर कोई और काम कराना चाहते थे, ये काम नहीं हुआ, लाइट लगवाना चाहते थे, लाइट नहीं लगा। तो ये काम होता है कि वो लोग कंप्लेन भी लेकर के आते हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस को भी लेकर के आते हैं। द फैक्ट दैट द पीपुल आर कंप्लेनिंग इज itself a testimony to the success of democracy, यानी यही जो उनका कंप्लेन करना है, इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से आगे बढ़ रहा है और सक्सेसफुल होते जा रहा है। इट शोज दैट द पीपुल हैव द डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट दैट टू लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर्स एंड द हाई द माइटी, यानी इन चीज़ों से क्या होते जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत ही बड़ा होते जा रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। A public expression of dissatisfactions with democracy shows that the success of the democratic project, यानी जो लोग डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाइड दिखाई देते हैं, यानी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, ये चीज़ भी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का ही काम करता है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट इनटू द सिटीजन। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे believe that their vote makes a difference to the way government is run and to their own self interest। अब नेक्स्ट बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई काम नहीं होता है, कोई काम मान लीजिए कोई एक्स काम करना था और ये काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है वो डेमोक्रेसी को ही वो लोग कहते हैं। उनका डेमोक्रेसी को कहने का मतलब ये है कि वो अपने लीडर्स को बोल रहे हैं कि लीडर्स को क्या करना चाहिए, तो काम करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लोग डेमोक्रेसी को ही क्रिटिसाइज़ करें कि डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, नॉन डेमोक्रेसी हो जाएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने वोट्स का मतलब समझते हैं। अपने वोट से उन लोगों को ये पता है कि अगर वोट देंगे किसी अच्छे लीडर को तो कल को जा करके गवर्नमेंट अच्छे से रन होगी और अपना इंटरेस्ट जो उनका है, जो भी उनका अपना काम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसको लेकर के ये आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे दिखाया गया, बिलीव डैट साउथ एशिया में 65, बांग्लादेश 66, इंडिया 67, नेपाल 75, पाकिस्तान 50, श्रीलंका 65, सबसे कम पाकिस्तान में है। बिलीफ इन एफिशिएंसी ऑफ वोट इज़ प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि लोग कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि उनके वोट से डिफरेंस पड़ता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो काम करेगी, आगे कोई ना कोई चेंजेस आएगा, तो इतने परसेंट लोग जो हैं वो यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आप लोग क्या करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और इनको करने की वजह से बहुत ही अच्छा हो जाता है और काम करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अगला जो भी आता है आगे देखेंगे आप लोग। और आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि अब वीडियोज़ आते रहेंगी। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ में बाकी क्या कहा जाए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।